Hey guys, welcome to your own YouTube channel, Astrological One Destination for All Information. So guys, today we are going to start our next chapter. The name is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. जी हाँ guys, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू योर टर्म 2 जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 12वां चैप्टर है और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग ये 13वां चैप्टर है। हमें चैप्टर नंबर से लेना देना नहीं है, ये जस्ट मैंने क्लियरेंस के लिए आपको बता दिया। और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं गाइस आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ और ये काफ़ी इजी चैप्टर है क्योंकि हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करने वाले हैं। तो मेरी आपसे पहले से ही दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप नेशनलिज्म की किसी भी देश की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, किसी भी देश के नेशनलिज्म की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई एक ऐसा सिंगल इंडिविजुअल या मैं कहूँ एक सिंगल लीडर मिलेगा जिसका आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, पूरा मास है, वो उसके लीडरशिप में चला है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गैरिबाल्डी का, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा माना गया है, जो कि मेजर लीडर माने गए हैं इटली के। अमेरिका में ले सकते हैं आप जॉर्ज वॉशिंगटन का। इस तरीके से हो ची मिन का ले सकते हैं, जिसके बारे में आपने अपने जो है 9th या 10th में वियतनाम जो आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसमें जो है हो ची मिन को आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से इसी सेम पैटर्न में महात्मा गांधी, जो कि इंडिया में एक मेजर लीडर माने जाते हैं, जो जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन नेशन भी कंसिडर करते हैं। तो गाइस, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवर्ड ऑफ द ऑल लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर में मेनली हम बात करने वाले हैं कौन से पीरियड की। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेनली गाइस 1915 से लेकर के 1948 तक जो भी टाइम पीरियड रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी इसमें हम सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं बल्कि महात्मा गांधी के साथ साथ जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, जो भी महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट्स लीड किए हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी 1915 से पहले साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ साउथ अफ्रीका में भी वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, खास करके जो अपार्थाइड ब्लैक एंड वाइट वाला डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको लेकर। अब जैसे कि ये चैप्टर मैंने बताया 1915 से स्टार्ट है, यानी उस टाइम पीरियड से स्टार्ट है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए। लगभग हम कह सकते हैं 20 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। एक हिस्टोरियन है बहुत फेमस जिनका नाम है चंद्रान देवानेसन, उन्होंने बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट दी इस चीज़ के बारे में कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी अडॉप्टेड हिज टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह। जी हाँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये पॉइंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ पे किया था। अब ज़्यादातर लोगों के माइंड में वही इंडियन जो आपका जोग्राफिकल है वहीं पे आता है कि भाई यहाँ पे जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उससे रिलेटेड है। नहीं, महात्मा गांधी ने इससे पहले गाइस सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। जो दूसरी चीज़ उन्होंने साउथ अफ्रीका में की, उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया हार्मनी बिटवीन रिलीजियन। और जो तीसरी चीज़ थी वो ये कि अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस फॉर देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वुमेन। तो हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी रहकर उन्होंने बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्म्स किए थे। तो गाइज, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने जब यहाँ पर 1893 में यानी 1893 में जब इंडिया को लेफ्ट किया था, पढ़ाई के लिए गए थे साउथ अफ्रीका में, और जब वो रिटर्न हुए 1915 में, तो लगभग यहाँ पर जो हम कह सकते हैं 20 साल का जो यहाँ पर टाइम पीरियड रहा है, इस बीच में क्या डिफरेंट जो है यहाँ पर इंडिया में हुआ, क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक टू 1915 वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट ही हैड लेफ्ट इन 1893। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया यहाँ पर 1893 में गांधी जी लेफ्ट करके गए थे साउथ अफ्रीका पढ़ाई करने, जब वापस आए तो वो काफ़ी बदल चुका था। ऑल्दो स्टिल अ कॉलोनी ऑफ अ ब्रिटिश, ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन इट वॉज फार मोर एक्टिव इन द पॉलिटिकल सेंस, यानी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास 1915 तक बहुत अच्छी खासी पॉलिटिकल पावर आ गई थी। उसी के साथ साथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेस इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स। और जो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट था 1905 से लेकर 7 में किया गया था, इट हैज़ ऑल्सो ग्रेटली ब्रॉडन इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लासेस। ठीक है, तो उसके बीच में भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी।
अब आपको पता है जो यहाँ पर गाइस स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 से लेकर 1907 तक, उसमें 3 मुख्य लीडर यानी 3 ग्रेट लीडर्स उभर कर सामने आए थे, जिनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब गाइस इसकी मूवमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आए थे आपके लाल बाल पाल, जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है और काफ़ी सारे जो हम कह सकते हैं इंडियंस हैं इसको इस्तेमाल करते हैं इसको याद रखने के लिए भी। ये लाल बाल पाल क्या है? तो गाइस यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर पहले तो यहाँ पर बाल यानी बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद है पाल यानी बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लाल यानी लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। यानी ये तीनों अलग अलग रीजन्स के थे और वहाँ पे अपने अपने रीजन्स में इन्होंने बहुत अच्छी खासी यहाँ पर लीडरशिप दिखाई थी। While these leaders advocated militant opposition to colonial rule, there was a group of moderates. अब गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ग्रुप्स भी बन गए थे। जैसे आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, हमने इससे पहले भी ये चीज़ों को कवर किया है कि किस तरीके से मॉडरेट्स और साथ साथ में एक हम कह सकते हैं मिलिटेंट, यानी उनका ये था कि भाई हमें जो है चुपचाप से नहीं बैठना। जो मॉडरेट्स है उनका ये कहना था कि भाई हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना काम करना है, ग्रेजुअली हमें अंग्रेजों के खिलाफ काम करना है, रणनीति बनानी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मिलिटेंट अपोजिशन वाले थे वो ये कहते थे कि नहीं, हमें जल्दी जल्दी अपने कामों को कंप्लीट करना है। तो ये दो अप्रोच थी अलग अलग आईएनसी के अंदर भी। अमंग दीज मॉडरेट्स, अब यहाँ पर गाइस ये तो आपको क्लियर होगा कि जो लाल बाल पाल थे वो मिलिटेंट अपोजिशन वाली कैटेगरी में थे, यानी पहली कैटेगरी में थे। जो दूसरी कैटेगरी के लीडर्स थे जिनको हम मॉडरेट्स लीडर्स भी कहते हैं, उसमें काफ़ी फेमस लीडर्स थे। पहला जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम आपने सुना होगा, जो कि पॉलिटिकल मेंटर भी थे महात्मा गांधी के। एज वेल एज इसी ग्रुप में यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना भी थे गाइस। तो ये तो बात हो गई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि इस 20 साल में क्या हुआ, हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला। अब जब इंडिया लौटे थे 1915 में गांधी जी, तो उस वक्त में जो पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी का हुआ था लोगों के सामने, इंडियन लोगों के सामने, वो हुआ था गाइस बीएचयू की ओपनिंग सेरेमनी में। जी हाँ, गांधीज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन February 1916। ये आपको जरूर याद रखना है। It was merely a statement of fact that Indian nationalism was an elite phenomena, a creation of lawyers, doctors and landlords। ये मेरी बात नहीं है, एक दरअसल गांधी जी की बात है। गांधी जी ने यहाँ पर अपना जब पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस इनका हुआ था, जब इनकी पहली स्पीच थी 1915 के बाद से, तो उन्होंने यहाँ पर एक मुख्य चीज़ यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन की सबके सामने, खास करके जो इलाइट क्लास थी उस वक्त में उसके सामने। उन्होंने कहा कि भाई ये तो खाली एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रह गया है कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो एक इलाइट फेनोमिना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स ही देखने को मिलते हैं या फिर उनकी ही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। गांधी जी ने जो इंडियन इलाइट क्लास थी उसको कहा कि इस क्लास के अंदर जो है वो लेबर को लेकर कोई चिंता नहीं है, उनकी एनकरेजमेंट को लेकर, उनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर लैक ऑफ कंसर्न है। इसी के साथ साथ गांधी जी ने सारे लोगों को जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उन्होंने बताया कि देखो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो अभी हमारा इवेंट हो रहा है इसमें कितने पीजेंट्स और कितने वर्कर्स हैं, है ना। जबकि पीजेंट्स और वर्कर्स उस टाइम पे और आज भी लगभग जो इंडियन पॉपुलेशन का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कवर करते हैं। और हम देख सकते हैं कि इस इवेंट में, यानी जिस इवेंट में उस टाइम थे गांधी जी, वो बता रहे थे कि इस इवेंट में आपको देख सकते हैं कि कितने रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो पहली मेजर पब्लिक अनाउंसमेंट थी गांधी जी की वो ये था कि Gandhi ji own's desire was to make Indian nationalism more popularly representative of the Indian people as a whole। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पहले पॉइंट में ही बताया कि जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे वो मेजोरिटी हिस्सा जो है पॉपुलेशन का कवर करते हैं, और अगर हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, जो हमारी पूरी तरीके से रणनीति चल रही है, हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा और उनका भी रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो गाइज यहाँ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी और इसके बाद से एलाइट क्लास में और बाकी जगह भी इस चीज़ों को लेकर, इस टॉपिक के ऊपर बात होने लगी। तो यहाँ पर जो पहला कैंपेन था महात्मा गांधी का ऑफिशियली एट द एनुअल कांग्रेस, जो कि हेल्ड किया गया था लखनऊ में दिसंबर 1916 में। उस टाइम पे गाइज यहाँ पर एक जब कांग्रेस सेशन हुआ था उस वक्त में महात्मा गांधी को एक शख्स था चंपारण से, उसने अप्रोच किया। महात्मा गांधी कांग्रेस के सेशन में आए थे लखनऊ वाले, जो हुआ था दिसंबर 1916 में। उस सेशन में एक शख्स था चंपारण से और पार्टिकुलरली वो पीजेंट ही था। तो उसने गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि भाई साउथ अफ्रीका से आए हैं, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लीडरशिप दिखाई है और बहुत जो गलत काम हुए थे उनके खिलाफ भी यहाँ पर आवाज़ उठाई है। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है गांधी जी को अप्रोच करें इस चीज़ को लेकर। तो वो चंपारण से आया, गांधी जी को उसने अप्रोच किया। उसने कहा कि किस तरीके से उसने बताया कि किस तरीके से हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पीजेंट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा।
1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया, एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया फाइनली चंपारण में, जहां से वो प्रेजेंट था कि, और उसमें डिमांड क्या रखी, उसमें डिमांड रखी सीकिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेनोर एज वेल एज द फ्रीडम टू ग्रो क्रॉप्स एज पर देयर विश। ये डिमांड रखी गई। अब इसी बीच में आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो गांधी जी का पहला हम कह सकते हैं कैंपेन था, वो चंपारण से शुरू हुआ। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर गांधी जी दो और कैंपेन्स में इन्वॉल्व हुए, उनके जो खुद का होम स्टेट था गुजरात में, वहाँ पर। फर्स्टली ही पार्टिसिपेटेड इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, यानी चंपारण के बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, यानी 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक हुआ था उसमें हिस्सा लिया, जो कि फरवरी मार्च 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें यह डिमांड रखी गई कि भाई यहाँ पर जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं उनको अच्छी खासी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए। तीसरा गाइज यहाँ पर कैंपेन चलाया गया, वो था खेड़ा सत्याग्रह, हु डिमांडेड रिमिशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। इट वाज इन खेड़ा दैट महात्मा गांधी इनिशिएट द फर्स्ट सत्याग्रह रेवोल्यूशन, यानी वो खेड़ा जगह थी जहां पर पहला सत्याग्रह रेवोल्यूशन लाया गया था। तो गाइज ये तो आपको याद जरूर रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि क्रोनोलॉजी आजकल बहुत ज़रूरी हो चुकी है। 1917 में आपको क्या याद रखना है, 1917 में चंपारण, 1918 में आपको क्या याद रखना है, 1918 में आपका ये अहमदाबाद, और उसी साल में ही आपको खेड़ा सत्याग्रह भी यहाँ पर याद रखना है 1918 में ही। तो दो कैंपेन यहाँ पर जो गांधी जी के होम स्टेट में हुए, और 1917 बिहार के चंपारण में पहला कैंपेन हुआ था, या हम कह सकते हैं पहला यहाँ पर जो डिमांड थी वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में की गई थी। फिर उसके बाद 1919 कैसे भूल सकते हैं गाइस आप, 1919 के बारे में तो आपने क्लास 9 या 10 में ही पढ़ा होगा। और 1919 में क्या लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, रॉलेट एक्ट। तो गाइस रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में मार्च 1919 में। अब ये एक्ट था क्या, दिस एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म, यानी ब्रिटिशर्स चाहे किसी को भी जिस पे भी शक हो जाए उसको उठा के अंदर रख दो, और बिना ट्रायल के, यानी आप ये कह सकते हैं कि बेल भी नहीं था इसमें, ऐसा भी नहीं कि बेल मिल जाएगी बाद में या आप छूट जाएंगे, मतलब इसमें बहुत हम कह सकते हैं हार्श लॉ था ये। गांधी जी कॉल फॉर अ कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, दैट्स वाई गांधी जी ने यहाँ पर एक कंट्री वाइड एजिटेशन की कॉल उठाई। अप्रैल 6 में एक हड़ताल यहाँ पर डिक्लेयर की गई गांधी जी के द्वारा। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ग्रू प्रोग्रेसिवली इंटेंस रीचिंग एट क्लाइमेक्स, और ये जो रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट था वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा अमृतसर में, पार्टिकुलरली अप्रैल 1919 में, जब यहाँ पर एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर था, उसने यहाँ पर जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे तो उसने यहाँ पर क्या किया, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद करके और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जहाँ पर एक नेशनलिस्ट मीटिंग चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि इस हादसे में मोर देन 400 पीपल, यानी 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसमें शहीद हो गए थे, इन व्हाट इज़ नोन एज द जलियांवाला बाग मसाकरे, जिसको हम जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। सो गाइस हम कह सकते हैं कि जो रॉलेट एक्ट का एजिटेशन था गांधी जी के द्वारा लेड किया गया, इसमें गांधी जी को एक ट्रूली नेशनल लीडर के तौर पर लोगों ने उभरते हुए देखा। अब जब इसमें काफ़ी सक्सेस मिला, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें यहाँ पर आगे उठे, और ब्रिटिश को भी एक हम कह सकते हैं धचका लगा कि भाई नहीं, अभी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अचानक से ये क्या हो गया, इतना बड़ा कैंपेन कैसे हो गया, इतना बड़ा एजिटेशन कैसा हो गया। फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि इसके बाद एक कैंपेन और चलाया जिसका नाम यहाँ पर रखा गया नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश रूल, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर गाइस सवाल ये उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके बाद क्या वजह थी कि इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जस्ट लाया गया। तो गाइस जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, उसमें कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, जैसे कि सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस में आप कुछ भी अचानक से नहीं छाप सकते, आपको सेंसरशिप लगी, यानी ब्रिटिश के रिव्यू के बाद ही उसमें यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया जिसमें डिटेंशन विदाउट ट्रायल परमिट किया गया। उसके बाद कैंपेन हुआ, गांधी जी को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया था वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब, और कई सारे लोकल कांग्रेसमैन को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, जब गांधी जी और बाकी सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर एक तरीके से बाद में एक सक्सेस देखने को मिली रॉलेट सत्याग्रह की, और गांधी जी का फिर यहाँ पे कॉल आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और गाइज उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी गांधी जी के सामने, वो ये था कि उस टाइम पे खिलाफत इशू भी चल रहा था। ही वांटेड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम कलेक्टिवली टू एंड कॉलोनियल रूल। अब ये खिलाफत इशू क्या था, तो गाइज उस टाइम पे जो वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर एक खलीफा हुआ करते थे खास करके ऑटोमन एम्पायर के, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था इन मुस्लिम्स के ऊपर, खास करके इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर।
और वहाँ पे भी ब्रिटिश के वजह से ये सब हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज़ को ये एक तरीके से यूनाइट करने की बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसको यहाँ पर गांधी जी ने बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया था। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या क्या हुआ, स्टूडेंट यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिए थे। कौन से स्कूल और कॉलेजेस में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था। लॉयर्स ने यहाँ पर गाइस कोर्ट अटेंड करना यहाँ पर बंद कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। और गाइस यहाँ पे जो वर्किंग क्लास थी वो स्ट्राइक पे चली गई, हड़ताल पे चली गई बहुत सारे टाउन सिटीज़ में। जो हिल ट्राइब्स थे नॉर्दर्न आंध्रा में, उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया। जो फार्मर्स थे अवध में, जो कि आपका करंट यूपी माना जाता है, उन्होंने यहाँ पर टैक्स देने से इनकार कर दिया। ये सारी चीज़ें गाइस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में की गई थी। अब ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थे, ये सम टाइम यहाँ पर जो लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप थे उसके खिलाफ भी यहाँ पर होते थे। और गांधी जी ने लोगों को बताया कि नहीं, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए, एक सेल्फ डिनाइल होना चाहिए, अहिंसा रखनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सत्याग्रह थ्रो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस मूवमेंट का जो मेन एम था वो था गाइस सेल्फ रूल। और हमें नॉन कोऑपरेशन, जैसे कि नाम से आप वाकिफ हो गए होंगे, नॉन कोऑपरेशन यानी हमें कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ। अब इस मूवमेंट ने, मैं गाइस बताऊं आपको, इसने ब्रिटिश रूल की जो फाउंडेशन थी, जो जड़ थी, जो मैं कह सकता हूँ नींव थी, उसको हिला के रख दिया था। बहुत सारे इंडियंस इंक्लूडिंग गांधी जी सबको जेल में डाल दिया गया था। फरवरी 1922 में एक ग्रुप था पीजेंट्स का, उसके ऊपर अटैक किया गया। और उसके बाद गाइस यहाँ पर चौरी चौरा का हादसा हुआ, जहाँ पर एक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था वो जला दिया गया था यूपी में, और कई सारे पुलिसमैन वगैरह को यहाँ पर मारा भी गया था। अब ये जो वायलेंस का एक्ट हुआ था, इसकी वजह से गांधी जी को अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ा। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे शुरुआत से यहाँ पर धीरे धीरे चंपारण से, फिर धीरे धीरे सिटीज से, फिर सिटीज से एक तरीके से हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर उभर कर सामने आया। और किस तरीके से गांधी जी ने पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में तब्दील कर दिया, दैट वाज मोर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मासेस। उन्होंने अपनी बीएचयू की स्पीच में लोगों को इसीलिए रिमाइंड किया था कि भाई पीजेंट्स वर्कर भी, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन का मेजॉरिटी पार्ट कवर करते हैं, उनको किस तरीके से अनप्रेजेंटेड रखा जा रहा है नेशनल मूवमेंट में। और गांधी जी ने इस चीज़ को भी यहाँ पर शो किया कि किस तरीके से वो उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं की तरह ड्रेस करते थे, उन्हीं की तरह उनके ही लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो उनके साथ अलाइन हो सकते हैं, आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें उनके हाव भाव, ड्रेस, बिहेवियर्स में भी दिखती थी। और जैसे कि आप सबको पता है, गांधी जी की जो हमें पिक्चर्स भी देखने को मिली हैं, वो ज़्यादातर सिंपल धोती और या फिर लॉइन क्लॉथ में ही देखने को मिली है। और गाइस मीनवाइल जो गांधी जी थे वो अपना ज़्यादातर दिन, या मैं कह सकता हूँ हर दिन, चरखा चलाते थे, यानी स्पिनिंग व्हील, जो कि हम सबको पता है। और इससे क्या हुआ कि बाकी लोगों को भी एनकरेजमेंट मिली ये काम करने के लिए। और ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पे एक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था कि भाई एक पार्टिकुलर क्लास के लोग ही ये जो चरखा वाला काम है ये करते थे। उस बाउंड्री को भी यहाँ पर गांधी जी ने तोड़ा था, जो कि प्रिवेल कर रहा था बिटवीन मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर। गांधी जी की जो अपील थी अमंग पुअर, और खास करके किसानों में, गरीबों में, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को काफ़ी जो है उससे इंस्पायर हुए। एक तरीके से हम कह सकते हैं धोती और चरखा गांधी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल बन चुका था। और गांधी जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपीयरेंस में उनकी तरह लगते थे, बल्कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, उनको समझते थे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से हम नेशन को एक साथ ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी गांधी जी ने बहुत कंसिडर किया था। अब गांधी जी की मिराकुलस पावर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे गाइस अफवाहें चल रही थी, रूमर्स चल रहे थे। देयर वर सम रूमर्स ऑफ गांधी जी मिराकुलस पावर। कई प्लेसेस में ऐसा कहा गया था कि भाई उनको जो है किंग के द्वारा, यानी राजा के द्वारा भेजा गया है, ताकि वो फार्मर्स की जो भी हम कह सकते हैं उनकी शिकायतें हैं, उनकी मुसीबतें हैं, उनको सुन सकें। उनके पास पावर है कि वो लोकल ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। अब गाइस आप सबको पता है कि उस टाइम पे जो इंडिया में इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं था, और गांधी जी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे और एक एफिशिएंट और मजबूत लीडर थे, जाहिर सी बात है ग्रेट लीडर थे। तो इस तरीके से ऐसा रूमर फैल गया कि गांधी जी जो है यहाँ पर उनके पास पावर है, वो लोकल ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, उनको ओवररूल कर सकते हैं। और गांधी जी की जो अपील थी अमंग द पुअर एंड पीजेंट इन पार्टिकुलर वाज एनहेंस्ड बाय हिज एस्थेटिक लाइफस्टाइल, जो कि मैंने आपके ऊपर बता दिया। इट वाज आल्सो क्लेम कि गांधी जी की जो पावर थी वो सुपीरियर थी टू दैट ऑफ द इंग्लिश मोनार्क एंड हिज अराइवल कॉलोनियल रूलर्स वुड फ्ली द डिस्ट्रिक्ट। और ऐसा बताया जाता था कि भाई अब गांधी जी पहुंच चुके हैं, अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, अब हम साथ बढ़ेंगे, और आने वाले समय में जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो भी
धीरे धीरे यहाँ पर सामने उभर कर सामने आई और बहुत सारे र्यूमर्स भी यहाँ पर फैलना शुरू हुए। ऐसी भी स्टोरी यहाँ पर फेमस हुई कि भाई जो गांधी जी को अपोज करता था या उनकी आलोचना करता था, उनकी क्रॉप्स वगैरह अच्छे से नहीं उगती थी, उनके जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने लगती थी उनके घर में। इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो फैलना शुरू हुई और ख़ास तौर पर इंडियन पीजेंट क्लास में, यहाँ पर पुअर क्लास में गांधी जी एक तरीके से मसीहा के तौर पर देखे जाने लगे, हु कुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हाई टैक्सेस, ऑप्रेसिव ऑफिशियल एंड रिस्टोर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी टू देयर लाइव्स। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो गांधी जी ने बेस क्रिएट किया था उसके बारे में, द बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ब्रॉडन अंडर गांधी जी। गांधी जी के अंडर में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक तरीके से बेस था वो बहुत फैल गया। कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव लाए। जैसे बहुत सारी नई नई ब्रांचेस भी खुली अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में उस टाइम पे, और ख़ास तौर पर जो प्रजामंडल थी वो इस्टेब्लिश की गई ताकि नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके प्रिंसली स्टेट में, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल कमेटीज़ वगैरह भी सेटअप की गई कांग्रेस की लिंग्विस्टिक डिवीजन के ऊपर, ना कि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज के द्वारा जो कि ब्रिटिश के टाइम पे उस टाइम की गई थी सरकारी, जैसे आप कह सकते हैं, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर आउटलाइन की गई थी आर्टिफिशियल बाउंड्री, उसके बजाय यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिवीजन के ऊपर प्रोविंशियल कमेटी काम कर रही थी। और गांधी जी जो भी अपना नेशनलिस्ट मैसेज यहाँ पर एडवोकेट करते थे, पहुँचाते थे, वो लोगों की मदर टंग में यानी आम भाषा में, ताकि यहाँ पर आखिरी से आखिरी बंदा जो खड़ा है वो उनके मैसेज को समझ सके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इसी के साथ साथ कई सारे प्रॉस्परस बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलीज, वो सब भी यहाँ पर धीरे धीरे ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था कि भाई अब जो है ब्रिटिश का काम ख़त्म होने वाला है और हमें अब यहाँ पर ब्रिटिश का ज़्यादा फेवर वगैरह नहीं चाहिए, इट विल कम टू एन एंड आफ्टर सम टाइम। तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया एज द इंडियन एंटरप्रेन्योर। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है जी डी बिरला, जिन्होंने बाद में यहाँ पर नेशनल मूवमेंट को ओपनली भी सपोर्ट किया था। बहुत सारे हाईली टैलेंटेड लोग जो थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन सब ने भी यहाँ पर गांधी जी के साथ ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने भी, और गांधी जी को एक तरीके से महात्मा के तौर पर देखा जाने लगा और उनकी जो फॉलोइंग थी वो इंडिया के हर एक सेक्शन ऑफ पीपल से जुड़ गई थी और बहुत ज़्यादा उनकी फॉलोइंग बढ़ गई थी। और गाइज यहाँ पर गांधी जी को पॉलिटिशियन के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी देखा जाने लगा। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि कई सारे सोशल एविल्स थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, छुआछूत वाला, इन सबको रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हारमोनी यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर बात की। मील वाइल उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने लोगों को सिखाया कि भाई हमको सेल्फ रिलायंट बनना होगा। हैंस ही स्ट्रेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेयरिंग खाड़ी। उन्होंने कहा कि हम सबको खाड़ी पहनना चाहिए, ना कि जो फैक्ट्री से बन के आता है इम्पोर्टेड जो क्लोथ आता है खास करके ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो ये तो एकदम हम कह सकते हैं कि गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर भी यहाँ पर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर गाइस बात आती है इसके बाद सबसे बड़े इवेंट की। कौन सा इवेंट है? द सॉल्ट सत्याग्रह। जी हाँ, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, सॉल्ट सत्याग्रह होने से कुछ साल पहले क्या हुआ था, तो इसके बीच में बहुत सारे मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे जो आप सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1928 से 1930 के बीच में गाइस यहाँ पर 1927 में एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था कि भाई देखिए इतने सारे मूवमेंट्स हुए हैं, इतने सारे लोग खिलाफ हो गए हैं ब्रिटिशर्स के, तो अब यहाँ पे ब्रिटिश ने घबराते हुए साइमन कमीशन एक अपॉइंट किया ताकि जो कंडीशन है उस टाइम पे इंडिया कॉलोनी था, तो जो कॉलोनी में कंडीशन है उन सबको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें इंक्वायरी करने के लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया। फिर उसके बाद 1928 में जब लोगों को पता चला कि भाई ये कमीशन अपॉइंट किया गया है और इसमें एक भी इंडियन नहीं है, कोई भी इंडियन की सुनवाई नहीं है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक ऑल इंडिया कैंपेन चलाया गया इसके अपोजिशन में कि भाई ये जो वाइट कमीशन है, यानी जो इंग्लिश मैन का या जो हम कह सकते हैं फिरंगियों का जो वाइट कमीशन है जो इंडिया भेजा जा रहा है, इसको अपोज करो। हालांकि गांधी जी ने खुद इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि गाइस वो यहाँ पर बरदौली में एक यहाँ पर पीजेंट का सत्याग्रह चल रहा था, उसमें इनगेज थे। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस ने एक अपना एनुअल सेशन किया जिसको हम लाहौर सेशन भी कहते हैं, लाहौर सेशन 1929। अब ये मीटिंग जो थी लाहौर सेशन की, ये बहुत सिग्निफिकेंट थी दो रीजंस की वजह से। पहला तो ये कि गाइज यहाँ पर इस कांग्रेस सेशन में, लाहौर के सेशन में जवाहरलाल नेहरू का इलेक्शन होना था एज अ प्रेसिडेंट, सिग्निफाइंग द पासिंग ऑफ द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस टू यंगर जनरेशन। उस टाइम पे नेहरू यंग थे तो इसलिए यंगर जनरेशन को यहाँ पर जो है प्रोसाइड करने का मौका दिया गया। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है गाइस। ये चैप्टर आपके आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स इसके ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो मैं अभी बता रहा हूँ, पूर्ण स्वराज। जी हाँ गाइस, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज भी यहाँ पर इसका प्रोक्लेमेशन किया गया था, और ये बताया गया कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे विद द नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड एट डिफरेंट वेन्यू, जिसमें हम अपना खुद का नेशनल फ्लैग यहाँ पर अलग अलग जगहों पर होस्ट करेंगे। तो ये तो उसके बात हो गई बैकग्राउंड की, भाई किस तरीके से साइमन कमीशन वगैरह अपॉइंट किया गया था। सॉल्ट मार्च की अगर हम बात करें, तो जब ये इंडिपेंडेंस डे यानी जो लाहौर सेशन हो गया था 1929 में, तो 1930 में जिस टाइम पे सॉल्ट मार्च हुआ था, तो इंडिपेंडेंस डे के ऑब्जर्वेंस के बाद ही जो स्टेट मोनोपोली थी सॉल्ट को लेकर, वो यहाँ पर उभर कर सामने आई। और एक तरीके से हम कह सकते हैं द स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट विच वॉज डीपली अनपॉपुलर वॉज मेड अ टारगेट। उसको यहाँ पर टारगेट बनाया गया, क्योंकि गाइज यहाँ पर सॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है जो कि हर एक फूड में, हर एक टाइप के खाने में इस्तेमाल होती है। तो इसीलिए उस टाइम पे गाइज जो ब्रिटिशर्स थी उनकी मोनोपोली थी, यानी कोई और यहाँ पर प्राइवेट या कोई और कम दाम पे बेच नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ब्रिटिशर से ही आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे वो कम दाम पे दें, ज़्यादा प्राइस पे दें, आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी एक ऑपरेशन था, या हम कह सकते हैं ज़्यादती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। गांधी जी होप टू मोबिलाइज अ वाइडर लेवल ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सॉल्ट मैंने बताया जैसे आपको एक इंडिस्पेंसिबल आइटम है हर एक घर में, हर एक इंडियन हाउस में, और लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज़, घर के यूज़ के लिए भी लोगों को मना कर रखा था। और ब्रिटिश ने उन्हें कंपेल किया, मजबूर किया कि भाई सिर्फ हमारे प्राइस से, हमारे शॉप से ही हायर प्राइस में आप सॉल्ट खरीदो। तो इसको लेकर गांधी जी ने पहले से ही एक एडवांस नोटिस ब्रिटिशर्स को दे दिया सॉल्ट मार्च को लेकर, कि भाई हम यहाँ पर सॉल्ट मार्च करेंगे टू द वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे, हु फेल टू ग्रैब द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन। उन्हें लगा कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला सॉल्ट मार्च से, ये ऐसे ही है, भी मूवमेंट करते रहेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन गाइस 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना मार्च शुरू किया साबरमती आश्रम से टूवर्ड ओशियन। ही रीच डांडी 3 वीक्स लेटर, यानी 3 हफ्तों बाद ये पैदल यात्रा हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जब डांडी पहुंचे ओशियन के पास, तो वहाँ पर गांधी जी ने एक हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लिया, और जो लॉ बनाया गया था इन्होंने कि भाई खुद से कोई डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जो है सॉल्ट नहीं बना सकता, उसको वायलेट किया, उसको तोड़ा ओपनली। पैरेलल सॉल्ट मार्च और भी जगह यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह उसी के साथ साथ पैरेलली अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी किए गए थे। पीजेंट्स ने भी यहाँ पर बहुत सारे जो हेटेड कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज थे, जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही थी, उनको भी यहाँ पर ओपनली जो है वायलेट किया गया। कई सारे टाउन्स में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो सब हड़ताल पे चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स को बैकवर्ड कर दिया था। स्टूडेंट ने यहाँ पे गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको अटेंड करने से मना कर दिया था। अब गाइज यहाँ पर 1920 से लेकर 1922 तक जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मूवमेंट था, वो और ज़्यादा लोगों में बढ़ा, और जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी खास करके जो इंडियन पीपल अभी तक जो रह गए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे शामिल होना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे और ज़्यादा फैलता चला गया। ड्यूरिंग द मार्च के टाइम, यहाँ भी जब सॉल्ट मार्च हो रहा था, गांधी जी ने यहाँ पर अपर कास्ट के लोगों को बोला दैट इफ दे वांट स्वराज दे मस्ट सर्व अनटचेबल्स। अगर वो स्वराज चाहते हैं तो उनको यहाँ पर जो छुआछूत है, अनटचेबल्स है, जिनको जो कह सकते हैं हरिजन है या अनटचेबल्स है, उनको यहाँ पर उनको अपने बराबर समझना पड़ेगा। हिंदूज मुस्लिम्स पारसी सिख्स हैव टू यूनाइट। इन लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, हिंदूज मुस्लिम पारसी सिख्स को, अगर यहाँ पे हमें अपना जो स्टेप है स्वराज की तरफ बढ़ाना है। तो जो पुलिस के यहाँ पर हम कह सकते हैं उस टाइम पे जासूस हुआ करते थे, दे रिपोर्टेड दैट ऑल मेन एंड वुमेन एंड ऑल कास्ट अटेंड द मीटिंग ऑफ गांधी। उन्होंने ऐसा पता लगाया कि भाई गांधी जी को मीटिंग है वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बंदा जो है अटेंड करता है। दे ऑब्जर्व दैट थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स आर फ्लॉकिंग टू द नेशनल कॉज, और इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स भी काम करते हैं। द सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी वॉज रिपोर्टेड इन द अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम। उस टाइम की जो बहुत बड़ी मैगजीन है, आज भी जो कि बहुत बड़ी मैगजीन है अमेरिका की, टाइम, उस टाइम पे जो सॉल्ट मार्च हुआ था गांधी जी का, वहाँ पे पब्लिश हुई थी, उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी हुई थी। In its report on the march, the magazine was deeply skeptical of the salt march reaching its destination, but shortly it changed its view and saluted Gandhi ji as a saint and statesman। शुरुआत में जब गांधी जी ने इसका इनिशिएशन किया था, तो टाइम मैगजीन ने थोड़ा इस पे वेग कमेंट्स किए, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया, और उन्होंने बाद में गांधी जी को इस काम को लेकर सैल्यूट भी किया था। द रूलर रिस्पॉन्डेड बाय डिटेनिंग द डिसेंडर। अब उस टाइम पे रूलर्स वही अपना करते थे ब्रिटिश वगैरह की, भाई सब लोगों को डिटेन कर लिया,
सॉल्ट मार्च जो हुआ था 1930 में, उसमें ऐसा बताया जाता है कि लगभग 60,000 इंडियंस को यहाँ पर गाइस अरेस्ट किया गया था, और ऑफ कोर्स गांधी जी को भी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो सॉल्ट मार्च था, इसमें सिग्निफिकेंस हमें क्या देखने को मिला, क्या बेनिफिट हमें देखने को मिला, क्या हमें इसके आगे इनिशिएशन और फर्दरेंस देखने को मिली। तो गाइस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट मार्च था वो एक नोटेबल इवेंट था 3 रीजन की वजह से। ये रीजन आपको याद रखना है। पहला रीजन तो ये था कि दिस इवेंट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो अटेंशन थी वो यहाँ पर इंडिया की तरफ आ गई थी, और खास करके गांधी जी की तरफ। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस, दोनों प्रेस में इसको कवर किया गया था। जो दूसरा रीजन था वो ये था कि इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। ये पहली ऐसी एक्टिविटी थी जहाँ पर वुमेन्स ने अच्छे खासे नंबर में इसमें हिस्सा लिया। कई सारे सोशल एक्टिविटीज जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने यहाँ पर गांधी जी को कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेन तक ही यहाँ पर इसको महदूद नहीं रखना चाहिए, हमें भी जिम्मेदारी दीजिए, हम भी जो है वुमेन अमंग वुमेन्स हम इसको आगे बढ़ाएं इस मूवमेंट को। शी हर सेल्फ कोटेड अरेस्ट बाय ब्रेकिंग सॉल्ट एंड लिक्विड लॉज, वो खुद भी यहाँ पर उन्होंने इसको वायलेट किया और उनको भी अरेस्ट किया गया था। तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि इट मेड द ब्रिटिश रियलाइज कि भाई जो अब उनका रूल है वो जल्दी रहने वाला नहीं है, ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, और उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर इंडियन के साथ शेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका काम तमाम हो सकता है। टू डिस्कस द सेम, ब्रिटिश ने ट्राई किया कि भाई हमें जो है अब इंडियंस के साथ थोड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लंदन में वार्तालाप करना चाहिए, ताकि थोड़ी बातचीत करके जो है मामला सुलझाया जा सके। तो गाइज यहाँ पे जब ये बात हुई कि अब जो है मामला सुलझा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें अब जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के जब दिमाग में ये आया, तो उसके बाद यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी। और गाइज ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, और जो अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके बारे में, तो वो हम कवर करेंगे गाइज पार्ट 2 में, क्योंकि ये वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका जो फोकस स्पैन है वो भी थोड़ा सही रहना चाहिए। तो ये आप पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे गाइस इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड के बारे में, और किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर लाया गया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यहाँ पर जो हमारा इंडिया था वो आज़ाद हो गया था। फिर उसके बाद 1945 से 47 के बीच में कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। और इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे गांधी जी के लास्ट हीरोइक डेज के बारे में भी। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के लास्ट में हम ये भी देखेंगे एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट कि कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर जो पॉलिटिकल करियर है गांधी जी का और यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री है उसको किस तरीके से हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, किस तरीके से उसको लेकर हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, अलग अलग पब्लिक वॉइस, प्राइवेट स्क्रिप्ट से, ऑटोबायोग्राफीज से, न्यूज़पेपर से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, पुलिस डायरीज से, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको यहाँ पर जो पार्ट 2 की नोटिफिकेशन है वो मिल पाएगी। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।